Hey kids, this is your biology class and we'll be undergoing the first chapter of your science book and also the biology content, that is crop production and management. So let's begin with the chapter. So in this chapter we basically have to study that, as clear from the name, कि क्रॉप्स को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और इन केस अगर वो प्रोड्यूस हो गए हैं तो उन्हें मैनेज कैसे किया जाता है। एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा एज सुन एज यू हैव हर्ड द नेम, कि हमें क्यों पढ़ना है इसके बारे में, कौन सा हमें आगे चल के किसान बनना है या समथिंग लाइक दैट। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम वही चीज़ें पढ़ते हैं साइंस में सिर्फ जो हमें करना हो आगे। साइंस इज बेसिकली इट डील्स विद एवरी काइंड ऑफ थिंग्स दैट एक्चुअली हैपन्स इन टू आवर डे टू डे लाइफ एंड इट इज़ अ बेसिस ऑफ आवर लिविंग। तो क्रॉप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप का प्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे है हमारे बेसिक लिविंग के लिए। सो ये जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि इस बाकी चैप्टर्स को जानना, जितना कि हमारी बॉडी को जानना या प्लांट्स की बॉडी को जानना। सो वील बी स्टडिंग कि क्रॉप्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू स्टडी इज़ ऑब्वियसली व्हाट इज़ अ क्रॉप। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर एक वो प्लांट जो लार्ज स्केल पे, एक ही जगह पे, लार्ज स्केल एट वन प्लेस कल्टीवेट किया जा सके, वो एक क्रॉप होता है। सो एनी प्लांट that of the same kind which are cultivated at one place on a large scale will make a crop. For example, जो weeds हम अलग अलग seasons में grow करते हैं, rice grow करते हैं, अगर fruit cultivator हैं आप तो fruits भी एक crop हो जाएंगे and so on. तो ये जो हम crop grow करते हैं, इन्हें grow करने में obviously अलग अलग practices involve होती होंगी। इन practices को हम all together कहते हैं agricultural practices. Before we go further, tell me what is agriculture? क्या होता है एग्रीकल्चर? सिंपली अगर आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड, एनी काइंड ऑफ एस्पेक्ट, हर एक छोटी से छोटी बात जो क्रॉप प्लांटेशन या क्रॉप कल्टीवेशन से रिलेटेड हो, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। सो द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लांट कल्टीवेशन मेक्स द एग्रीकल्चर थिंग। तो ये होता है एग्रीकल्चर। एक फैक्ट है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है स्टार्टिंग में कि करीब 10,000 BCE के टाइम पे लोग नोमैडिक हुआ करते थे। नोमैडिक यानी कि बंजारा, जिनका कोई एक पर्टिकुलर जगह ना हो रहने का, इधर उधर, जो कि इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ फूड और शेल्टर के खोज में घूमते रहते थे। तो उस टाइम वो लोग कच्चे फ्रूट्स और कच्चे वेजिटेबल्स खाते थे या फिर किसी एनिमल को हंट करके उस एनिमल का रॉ फ्लैश खाते थे। ग्रेजुअली जब उन्होंने सीखा कि लैंड को कल्टिवेट किया जा सकता है, एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जा सकता है और तब जाके राइस और व्हीट प्रोड्यूस किया, तब उन्होंने ही क्रिएट किया कि एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। एंड व्हाट इज़ दैट? एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके थ्रू हम फूड जो हम खाते हैं, फीड यानी कि ऐसी चीज़ें जो भी हम अपने कैटल के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स जो गाय वगैरह को जो भी जानवर हम पालते हैं खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, फाइबर्स जैसे कि कॉटन, जूट एट्सेट्रा, या किसी भी तरीके का डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए हम जो प्रैक्टिस करते हैं उस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें और भी चीज़ें, अभी तो फूड, फीड, फाइबर एंड अदर डिज़ायर प्रोडक्ट्स में और क्या डिज़ायर प्रोडक्ट्स आ सकते हैं? हमारे डिज़ायर प्रोडक्ट्स हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्लैश, एनिमल फ्लैश, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फ्लैश खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फ्लैश हो गए, हनी हो गई एट्सेट्रा। तो इन प्रोडक्ट्स को भी पाने के लिए हम एनिमल्स को रेस करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना यानी कि पालते हैं। तो ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस क्या बनाती हैं? एग्रीकल्चर। अब ये जो एग्रीकल्चर होता है इसको परफॉर्म करने के बहुत सारे सेवरल स्टेप्स कहते हैं और इन स्टेप्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इन सारे ही प्रैक्टिसेस को कलेक्टिवली कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि वो प्रैक्टिसेस जो हम किसी भी तरीके के एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल करने के लिए करते हो। एग्रीकल्चर यानी कि किसी भी तरीके के कल्टीवेशन को सक्सेसफुल करने के लिए हम करते हो, वो एग्रीकल्चर, वो प्रैक्टिसेस हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में गिनते हैं। सो इस चैप्टर में हमें जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़नी है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? सिर्फ और सिर्फ
क्रॉप से। एनिमल रेजिंग की या फिर किसी भी तरीके की फीड या फाइबर के रेजिंग की, एनिमल रेजिंग की जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। आगे एक छोटा सा टॉपिक आएगा एनिमल हस्बेंड्री का, उसमें हम आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे। फिलहाल के लिए वी हैव टू डील विथ क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस चलती हैं, चाहिए होती हैं वो। इससे पहले में ये जानना होगा कि अगर हम क्रॉप की बात कर रहे हैं तो इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो जनरल बेसिस पर और इंडिया के सिस्टम लोगारिथम में, यानी कि जो सीज़न का सिस्टम्स इंडिया फॉलो करते हैं उस बेसिस पे क्रॉप्स दो तरीके के होते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं। रेनी सीजन यानी कि बारिश का मौसम, जो कि जनरली कब पड़ता है इंडिया में, जून से सितंबर के बीच में। सो वो क्रॉप्स जो हम रेनी सीजन के दौरान यानी कि जून से सितंबर महीने के बीच में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स। इसी तरीके से रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, वो क्रॉप्स जो मेजरली विंटर सीजन में ग्रो किए जाएं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। और विंटर सीजन यानी कि कौन से मंथ्स हो गए, मेजरली अक्टूबर से लेकर मार्च तक के जो मंथ्स हो गए वो हो गए हमारे विंटर सीजन के मंथ्स। याद कैसे रखेंगे, आर फॉर रेनी और आर फॉर रबी, तो दोनों तरफ एक एक आर आएगा, यानी कि खरीफ क्रॉप्स में रेनी सीजन आएगा और रबी क्रॉप्स में विंटर सीजन। दोनों आर एक साथ नहीं होंगे, तो रेनी है और रबी है, यानी कि रेनी सीजन खरीफ क्रॉप्स के साथ हो जाएगा, रबी क्रॉप्स विंटर सीजन के साथ हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या होते हैं खरीफ क्रॉप्स के, आप अगर नॉर्मल थोड़ा सा भी आइडिया रखते हैं, आप अपने विलेजेस वगैरह में जाते होंगे तो जब गर्मियों की छुट्टी में जाते होंगे तो आप क्या देखते हैं, उस टाइम क्या चीज़ें आपके फील्ड्स में ग्रो की रहती हैं जनरली, पैडी यानी कि राइस रहता होगा, मेज़, सोयाबीन, मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट एट्सेट्रा। ये सारे वो क्रॉप्स हो गए जो हम खारिफ सीज़न में, खारिफ क्रॉप्स के तहत रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। रबी क्रॉप्स के क्या क्या एग्जांपल्स हो गए, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एट्सेट्रा। तो ये वो क्रॉप्स हो गए जो हम विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स कहकर ग्रो करते हैं। सो दीज आर द बेसिक टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट आर फॉलोड इन इंडिया। एक कैटेगरी आपने सुनी होगी जिसे हम कहते हैं कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स कोई ऑफिशियल कैटेगरी नहीं है क्रॉप्स की, सिर्फ वैसे क्रॉप्स जो स्पेसिफिकली इसलिए ग्रो किए जाएं जिससे पैसे कमाया जा सके। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन टू अर्न मनी आर कॉल्ड एज कैश क्रॉप्स। जितने भी क्रॉप्स इसलिए कमाए जाए जिनसे पैसे कमाए जा सके, दे आर, इसलिए उगाए जाएं जिनसे पैसे कमाए जा सके, दे आर कैश क्रॉप्स। इसके जनरल एग्जांपल्स क्या होते हैं, कॉटन, वी ग्रो इट टू अर्न मनी, कॉफ़ी, वी ग्रो इट टू बेसिकली अर्न मनी, टी सेम। तो ये सारे के सारे हो जाते हैं कैश क्रॉप्स। बट बेसिकली अगर हम सीजनल बेसिस पे क्रॉप्स के टाइप की बात करते हैं तो वो दो तरीके के होते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। नाउ वी विल हैव टू सी कि जिन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात हम कर रहे थे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकती हैं। तो वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं 7 टाइप्स की इन द सेंस कि 7 स्टेप्स होते हैं उसमें, जिसमें सबसे पहला होता है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब जिस भी फील्ड में आप ग्रो करेंगे अपने क्रॉप्स, उस फील्ड में सॉइल होगी ऑब्वियसली, उस सॉइल को तैयार करना ताकि वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जा सके। क्योंकि कई बार जब 2 क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं तो उनके बीच में एक थोड़ा छोटा सा गैप दिया जाता है। वो गैप इसलिए दिया जाता है ताकि एक कल्टीवेशन और दूसरे कल्टीवेशन के बीच में जो सॉइल ने अपने नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को खो दिया होगा, नेचुरल मिनरल्स को खो दिया होगा, उन्हें वो रीगेन कर सके। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब बेसिकली सॉइल को उस तरीके से प्रिपेयर करना कि वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जा सके, वो फील्ड कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जा सके। अब जब हमने सॉइल तैयार कर लिया तो ऑब्वियसली दूसरा स्टेप क्या होगा, सीड्स को सो करना यानी कि बीज को बोना। तो दूसरा स्टेप होता है सोइंग। जब सो कर दिया तो तीसरा स्टेप क्या होगा, ये इंश्योर करना कि जितने भी बीज हमने बोए हैं उनको ग्रो करने के लिए, उनको उगने के लिए सफिशिएंट मिनरल और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, किसी भी तरीके से उनको कोई कमी ना आए। तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, उनको वो मिनरल्स प्रोवाइड करना। तो वो हो जाता है तीसरा स्टेप, दैट इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या है ये हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब जब हमने इतना तो समझ ही गए कि ये वो तरीका है जिससे हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये दे दिया तो क्या पानी के बिना कोई प्लांट ग्रो कर सकता है, ऑब्वियसली नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इरिगेशन, जिसके फिर से बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं फील्ड्स में पानी पहुंचाने के, वो भी हम डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ेंगे।
पानी दे दिया, तो उसके बाद अब प्लांट्स जब ग्रो कर रहे होंगे तो फील्ड में हर वक्त तो कोई इंसान रह नहीं सकता उनका ख्याल रखने के लिए, उन प्लांट्स का ख्याल रखने के लिए। तो जब कोई नहीं रहता है या कोई केयर टेकिंग आराम से नहीं की जाती, तो बहुत ईजी हो जाता है कि इन प्लांट्स के बीच में इंसेक्ट्स या कोई वीड्स आकर इन्वेड कर दें और हमारे पूरे कल्टीवेशन को ख़राब कर दें। तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि ये जो क्रॉप्स हम इतनी मेहनत से ग्रो कर रहे हैं ये प्रोटेक्टेड रहे, इन्हें किसी भी तरीके का कोई हार्म ना हो। तो हमें इंश्योर क्या करना होता है, प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स। अब प्रोटेक्ट कर लिया तो अच्छे से ग्रो कर गए होंगे, ग्रो कर लिया तो आप क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने का मतलब उन्हें ग्रो हुए हुए क्रॉप्स को ग्रेन्स या आपने यूज़ करने के लायक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, उन्हें कट करना फील्ड से और अपने पास कलेक्ट करना। तो कट कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया। अब इतना सारा जो क्रॉप प्रोड्यूस हुआ है वो इमीडिएटली तो यूज़ हो नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में है, तो उन क्रॉप्स को हमें ऑब्वियसली कहीं सेफली स्टोर भी करना होगा किसी ऐसे सिचुएशन के लिए जब हमारे पास, जैसे अभी आप देख लीजिए अभी कोरोना का सिचुएशन है, फार्मर्स कल्टीवेशन उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो इस वक्त हमें कौन से क्रॉप्स हेल्प कर रहे हैं, वही क्रॉप्स जो इस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करके गवर्नमेंट के पास स्टोर करवाए गए थे उनके ग्रेनरीज में, या उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी अभी आप पढ़ेंगे वहाँ पर। और वही क्रॉप्स, वही स्टोर्ड क्रॉप्स हमें हेल्प करते हैं, हमारे कंट्री को हेल्प करते हैं उस टाइम में जब हमारे फार्मर्स किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से केपेबल नहीं होते हैं क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए ये स्टोरेज भी एक बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेप बनता है। तो नाउ वील स्टडी ऑल दीज स्टेप्स इन डिटेल। तो लेट्स सी कि सबसे पहला स्टेप जो था दैट वाज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है। जब एक कल्टीवेशन होता है तो हम जानते हैं कि सॉइल फील्ड्स में लगातार पानी वगैरह डाला जाता है, जिसकी वजह से जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है। प्लांट्स उसके अंदर ग्रो किए रहते हैं, उसके रूट्स के अगल बगल बिल्कुल टाइटली उसके पार्टिकल्स बन जाते हैं और ऊपर सरफेस पे बिल्कुल प्लेन हो जाती है, ग्रैन्युलर नहीं रहती है, बंध जाते हैं अंदर सारी चीज़ें एकदम टाइटली अटैच्ड होती है एक दूसरे से। तो वो फील्ड तो वैसी है क्योंकि अभी अभी कल्टीवेशन के बाद हमने हार्वेस्ट किया है चीज़ों को। तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए दूसरे क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो हमें करना होगा। वो क्या होगा, मिट्टी को लूज़ करना, ताकि जो भी नए क्रॉप्स हम ग्रो करें वो ईजिली उसके अंदर पेनिट्रेट, उसके रूट्स वगैरह पेनिट्रेट कर सकें। तो मेजरली स्टेप क्या हो गया, सॉइल को लूज़ करना, ढीला करना, उसके सारे पार्टिकल्स जो एक दूसरे से चिपके हुए थे उनको दूर दूर करना, अलग अलग करना। ठीक है, तो इस स्टेप को करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और क्यों ये स्टेप्स को, इस लूजनिंग को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉइल के प्रिपरेशन का। इसलिए क्योंकि जो लूज़ किया हुआ सॉइल होता है वो बहुत ही ईजिली हेल्प करता है अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स को अंदर घूमने के लिए, मतलब घूमने के लिए इन द सेंस अपना रास्ता बनाने के लिए। टाइट होगा तो वो इतने नाजुक से एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ये लोग कैसे इसके अंदर मोबिलिटी रख पाएंगे। तो इस लूजनिंग की वजह से अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स जो होते हैं इन्हें बहुत ईजिली मूव करने का परमिशन मिल जाता है सॉइल के अंदर। और ये परमिशन क्यों ज़रूरी है, आपने सुना होगा अर्थवॉर्म्स को हम फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, कोई तो रीज़न होगा, इतना अच्छा टाइटल दिया है फार्मर का फ्रेंड, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। इसलिए बिकॉज ये जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स होते हैं ये सॉइल के अंदर उनके खोए हुए मिनरल्स को लौटाते हैं एंड अल्टीमेटली सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने का मतलब क्रॉप्स के ग्रोथ के लायक बनाना। तो सबसे पहला लूजनिंग का स्टेप इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि वो हमारे उस सॉइल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवॉर्म जैसी चीज़ों को अलाउ करता है, जिससे हमारा सॉइल अब सॉइल फर्टिलाइज हो गया। तो लास्ट ईयर आपने पढ़ा था क्लास 7th में अपने सॉइल प्रोफाइल के बारे में, यानी कि कुछ हद तक ही कुछ लेयर्स होती हैं सॉइल की जहाँ पे जो कि फर्टिलाइजेशन यानी कि क्रॉप ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि नीचे तो ग्रेवल्स आने लगते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स आने लगते हैं इसके नीचे। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही वो लेयर है जो कि प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। तो लूजनिंग की वजह से जब सॉइल्स दूर होंगे तो लूजनिंग के ठीक बाद हम एक स्टेप करते हैं दैट इज़ टर्निंग। इससे क्या होगा, वो लेयर जो कि नीचे थी और क्योंकि नीचे थी तो न्यूट्रिएंट रिच थी, वो न्यूट्रिएंट रिच लेयर क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा जितने भी मिनरल्स का सोर्स है सॉइल में जो वो क्रिएट होते हैं उस बीच जब प्लांट फील्ड को छोड़ दिया जाता है कल्टीवेशन के बाद, तो टर्निंग की वजह से जितना भी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो सारा का सारा ऊपर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, ताकि जब नए सीड्स को सो किया जाए तो उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिले ग्रो करने के लिए। अब जो ये पूरा का पूरा ये टर्निंग हो गया, ये लूजनिंग हो गया, ये दो चीज़ हमें करनी होती है इसलिए सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि हम सॉइल को कल्टीवेशन के लायक बना सकें।
Now what will happen after the turning and loosening of the soil? How do we do this? करते कैसे हैं इन स्टेप्स को? तो इन स्टेप्स को करने के लिए बेसिकली सिर्फ हम एक मेजर तरीका करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज टाइलिंग. इसी टाइलिंग के प्रोसेस को हम प्लॉइंग भी कहते हैं. You can use either of the term as per your convenience. Both of them means the same. और ये process है क्या? The process of loosening and turning the soil is called as tiling और plowing. Soil को lose करना और turn करना, lose करना यानी कि particles को दूर दूर, और turn करना यानी कि nutrient rich soil को ऊपर करना, plowing कहलाता है. अब ये जो plowing है ये हम करते कैसे हैं? प्लॉइंग को करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के स्टेप्स रिलेटेड जिन भी प्रोसेसेस को करने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है, उन चीज़ों को हम ऑन होल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कहते हैं. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यानी कि हर एक वो इम्प्लीमेंट या हर एक वो एड या हेल्प जो हम यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को ईजी बनाने के लिए, उनको हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं. तो इन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के लिए प्लॉइंग और टिलिंग के लिए क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं मेजरली. एक है प्लॉ, जो आप सबने बिल्कुल देखा होगा, जिसको हम हल कहते हैं हिंदी में, और दूसरा है हो. प्लॉ में क्या होता, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है. प्लॉ एक एंशियंट टाइम से यूज़ होता हुआ चला आ रहा तरीका है, जिसको हम सॉइल को जिसका यूज़ हम मल्टीपल पर्पज़ के लिए कर सकते हैं. एक हो गया तो प्लॉइंग तो है ही, क्योंकि नाम से ही क्लियर है. दूसरा फर्टिलाइजर्स ऐड करने में भी हेल्प करता है प्लॉइंग के अलावा. फर्टिलाइज़र ऐड करने के साथ साथ सॉइल को टर्न करने में हेल्प करता है. तो ये चीज़ें सारा का सारा अकेले प्लॉ करता है. और ये बेसिकली होता कैसा है? वुड का एक स्ट्रक्चर होता है. अगर आप ये बुक देखें ध्यान से तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे. दिस इज़ अ प्लॉ. इस पूरे इमेज को आप देखिए, ये एक वुडन शाफ्ट है, लकड़ी की बनी होती है, और ये इसका प्लॉ शेयर है. प्लॉ शेयर का जो टिप होता है वो मेटल का होता है. अब क्या होता है, जब बुल्स यानी कि जो भी बैल उस खेत में हल चलाएगी, उसके कंधे पे ये रॉड जाती है. इस रॉड से ये प्लॉ शाफ्ट पूरा टिका रहता है. और ये वाला जो पॉइंट है, जो पॉइंटेड वाला रीजन, ये जाता है ज़मीन के अंदर. जब ये बुल्स आगे बढ़ती हैं तो क्या होता है, ये नीचे आपको दिख रहा है, ये सॉइल के अंदर है, ये अपने साथ साथ सॉइल को खींचता है, जिसकी वजह से इस एरिया का सॉइल, देखो आपको नीचे की मिट्टी ऊपर खाबर दिख रही होगी, लूज़ हो जाती है, और लूज़ होने के साथ साथ टर्न होती रहती है. सो दिस इज़ हाउ एंड वॉट अ प्लॉ इज़. ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही ऐसा तरीका है जो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है. इसके बाद जो एक तरीका हमने पढ़ा, दैट इज़ हो. क्या होता है? हो भी एक सिंपल सा टूल है. इसका भी काम हम वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स जो हम जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो हमारे फील्ड में ग्रो कर जाते हैं ना, वीड्स कहते हैं. इनको रिमूव करने में हेल्प करता है. इसी के साथ साथ सॉइल को लूज़ करने में हेल्प करता है. और होता क्या है हो? आपको फिर से मैं बुक में दिखाती हूँ. ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हो का स्ट्रक्चर है. इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये जो ये ग्रिप है और ये हैंडल उसको होल्ड करने के लिए. ये रॉड है, रॉड की बीम, और ये बेंट प्लेट. ये जो बेंट प्लेट है ये सॉइल के अंदर जाती है, और ये जो रॉड है ये फिर से बुल्स के ऊपर होता है. अब क्या होता है, इससे पहले जो वुडन प्लैंक था वो रिप्लेस हो गया इससे. ये मेटालिक है, ये बुल्स के कंधे पे रहेगा, यहाँ से सपोर्टेड रहेगा, और ये वाला रीजन सॉइल के अंदर रहेगा. जब आगे खींचा जाएगा तो नीचे पीछे से सॉइल को टर्न करता रहेगा, और जितनी भी वीड्स होंगी उनको निकालता जाएगा. तो हो गया एक दूसरा जनरल तरीका जिससे हम प्लॉइंग के प्रोसेस को करते हैं, प्लॉइंग या फिर टिलिंग के प्रोसेस को करते हैं. सो दीज आर द टू प्लॉ एंड हो आर द बेसिक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स दैट हेल्प अस इन द प्रोसेस ऑफ प्लॉइंग. तो ये हो गया. इसके बाद आता है एक और, दैट इज़ कल्टीवेटर. ये कल्टीवेटर क्या है? आजकल क्योंकि बुलक्स को यूज़ करना एनिमल लेबर प्रोहिबिटेड भी है, और साथ ही साथ बहुत इजी भी नहीं है, और ना ही इतना बहुत मेहनत लगता है, ह्यूमन लेबर भी इक्वली इन्वॉल्व हो जाता है. तो कल्टीवेटर इन आजकल के दिनों में ट्रैक्टर के थ्रू, ट्रैक्टर तो आपने सबने देखी ही होगी, जिनके पास भी फील्ड है, जो भी गाँव बच्चे जाते हैं. एक ट्रैक्टर ड्रिवन डिवाइस है. ट्रैक्टर ड्रिवन यानी कि ट्रैक्टर के थ्रू चलता है, जिसके पीछे ये सपोज़ ये आपका ट्रैक्टर है, तो इसके पीछे यहाँ पे ये कल्टीवेटर लगा रहता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, ट्रैक्टर तो अब अपने फ्यूल पे मूव करेगा, तो ये मूव करने के साथ साथ प्लॉइंग का काम करता रहता है, जिसकी वजह से लेबर और टाइम दोनों बचते हैं. तो ये 3 मेजर एड्स हो गए जो हमारे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हेल्प करते हैं. तो यहाँ तक हमने क्लियरली देखा कि एट द एंड ऑफ ऑल दिस व्हाट हैज़ हैपन, हमें इतना तो पता चल गया है कि सॉइल को प्रिपेयर करने का बेसिक तरीका क्या होता है. सो आफ्टर दिस व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू डू, दैट विल बी
सोइंग यानी कि सीड्स को फील्ड में सो करना। नाउ सोइंग क्या है? सोइंग मैंने आपको पहले भी बताया था, सीड्स को सो करना सॉइल के अंदर यानी कि बीज को बोना सोइंग का स्टेप कहलाता है। तो उससे पहले सीड्स को जब हम इम्प्लांट करें सॉइल के अंदर, उससे पहले ये मेक श्योर करना है कि जिन सीड्स पे हम एफर्ट करने जा रहे हैं वो सीड्स हेल्दी तो हों। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हेल्दी सीड्स फाइंड करने का। जितना भी आपके पास टोटल ग्रुप ऑफ सीड्स है उनको आप एक बॉल के अंदर, एक बॉल में पानी के अंदर भिगोकर छोड़ दीजिए पूरा का पूरा। नाउ व्हाट विल हैपन, जितनी भी ऐसी सीड्स होंगी जो हल्की होंगी या किसी रीज़न की वजह से उनकी डेंसिटी कम होगी, वो क्या करेंगी? फ्लोट करने लगेंगी। और बाकी जो अच्छी सीड्स होंगी वो नीचे सिंक कर जाएंगी। जो अच्छी सीड्स हैं वो नीचे सिंक कर रही हैं और जो ख़राब है वही फ्लोट कर रही है। ये कैसे पता? इसलिए पता है क्योंकि जो हॉलो सीड्स होंगी उनके अंदर का जो मेन कंटेंट यानी कि जो न्यूट्रिएंट वाला एरिया है वो इंसेक्ट्स ने इन्वेड कर दिया होगा। इंसेक्ट्स ने इन्वेड किया होगा तो उसको खा गए होंगे। तो ऑब्वियसली सीड्स के अंदर का जो स्पेस होगा वो हॉलो होगा। आपने देखा होगा जो ख़राब सीड्स हैं वो जनरली टूटी फूटी होते हैं या कहीं से डैमेज होते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो जितनी भी सीड्स हल्की होंगी वो ऑब्वियसली बात है कि वो पानी पे फ्लोट करने लगेंगे। और जितनी भी हेल्दी होंगी यानी कि डेंस होंगी, अंदर का कंटेंट पूरा होगा, वो नीचे सेटल हो जाएंगे और वो होंगी हमारी हेल्दी सीड्स जिन्हें हम सो करेंगे। अब ये जो सो करने का तरीका है वो क्या होना चाहिए? ट्रेडिशनली 2 टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं सीड के सो कर। ट्रेडिशनली इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दिस हैज़ बीन ऑलवेज यूज इन एंशियंट टाइम्स एज अ ट्रेडिशनल, दैट इज़ वाई इनको हम ये टर्म देते हैं। एक सबसे सिंपल तरीका होता है फनल को यूज़ करना। फनल यानी कि फनल एक सिंपल डिवाइस है जो फार्मर्स यूज़ करते हैं प्लॉइंग के साथ ही साथ। इस शेप का फनल होता है जिसकी जो कैविटी होती है उसमें बहुत सारे सीड्स फिल कर दिया जाता है। ये पूरा उसके जो एजेस होते हैं नीचे सॉइल के अंदर जाते हैं वो बहुत शार्प होते हैं एंड दिस इज़ कम्प्लीटली हॉलो। अब जब ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करेंगे तो सीड को एक पर्टिकुलर डेप्थ पे सो करेंगे, ना कि सिर्फ ऊपर के लेवल पे छोड़ देंगे। आप इस पिक्चर में क्लियरली देख पाएंगे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर 2 men, दे हैव दिस फनल इन देयर हैंड। ये आदमी इसमें सीड्स डाल रहा है और ये मेक श्योर कर रहा है कि वो जो फनल है वो डीप इनसाइड द सॉइल हो और इसी के साथ साथ सीड्स सो होती जा रही हैं। तो एक तरीका हो गया ये सीड्स सो करने का ट्रेडिशनली, एंड देन वी हैव द अदर वे दैट इज़ द सीड ड्रिल। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस सीड ड्रिल? सीड ड्रिल में देयर इज़ अगेन अ डिवाइस, एक रेक्टेंगुलर शेप की डिवाइस होती है जिसके ऊपर रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर शार्प एजेस लगे रहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर अगेन, ये डिवाइस आपको दिख रही है, दिस इज़ द सीड ड्रिल। इसमें देखिए जो भी ये एजेस हैं जो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रही है एक फिक्स पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं, कोई एक दूसरे के पास नहीं है। ये डिस्टेंस क्यों ज़रूरी है सीड्स को सो करते वक्त? बिकॉज अगर सीड्स को प्रॉपर स्पेस नहीं दी जाएगी ग्रो करने के लिए, सो व्हाट विल हैपन, दे विल ग्रो टुगेदर। अब अगर इफ़ दे विल ग्रो टुगेदर सो दे विल डेवलप अ कॉम्पिटिशन जिसके वजह से उनको उसी एरिया में सफिशेंट एयर की, सफिशेंट वाटर की, सफिशेंट सनलाइट की, स्पेशली सफिशेंट स्पेस का एक कंपटीशन डेवलप हो जाएगा। उस कंपटीशन को या उस फाइट को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी सीड्स सो की जाएँ वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सो की जाएँ। सो नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड, तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स सो होंगी। ऑल्सो दैट विल मेक श्योर जब वो शार्प एजेस सॉइल के बाहर आते हैं, सो तो दे विल मेक श्योर कि जो उनको अगल बगल का सॉइल हो वो वापस उस सीड को कवर कर दे। नाउ अब जो सीड्स थे वो फील्ड के लेयर, सॉइल के लेयर के अंदर है जिसकी वजह से वो ओपन टू द एनवायरनमेंट नहीं है। क्या इसका मतलब कोई भी बर्ड या कोई भी एनिमल जो फील्ड में किसी वजह से एंटर करता है वो किसी भी सीड को हार्म नहीं कर पाएगी। एंड दैट इज़ व्हाई सीड ड्रिल्स आर ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन टू बी यूज इन कंपेयर ऑफ दीज funnels. So by the end of this topic we come to know कि sowing के क्या क्या methods हैं, क्या कैसे कैसे किए जा सकते हैं। Now we have come to an end of this lecture जिसमें हमने ये देखा कि क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स के बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं जिससे हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। देन द टाइप्स ऑफ द सीजन्स, अलग अलग क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, हर एक प्रैक्टिसेस में की बेसिक ब्रीफिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग की डिटेलिंग। अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में ना आई है तो प्लीज़ आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इन केस यू हैव अ नंबर्स यू कैन कॉल अस ऑन आवर ऑथराइज्ड number. We'll definitely try to solve out the problems. Hope you enjoyed the class and you have understood everything. If not, do not feel scared to ask any of the question. Thank you and take care.